है फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे पास एक साटूथ वेव है, एक साटूथ वेव है, इसको कहते हैं साटूथ वेव। जैसे आपके पास आ रहे होते हैं उस तरह से एक साटूथ वेव है। इस साटूथ वेव की हमने कैलकुलेट करनी है आई आरएमएस एंड आई एवरेज। इस साटूथ वेव की हमने जो है कैलकुलेट करनी है आई आरएमएस एंड आई एवरेज। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे हमारे पास क्या है कि अगर मैं ये साटूथ वेव देखता हूं तो या तो मैं सीधा फार्मूला लगाता हूं या इसका जो एरिया है उस एरिया से इसको कैलकुलेट करता हूं। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओगे बाकी सारा समझ आ जाएगा। दोबारा से फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दोबारा से फिर समझ लो। क्वेश्चन है कि यू हैव ए साटूथ वेव and you have to find the value of IRMS and I average. So there are two methods to solve this question. First method, either you calculate with the help of simple function, and second, you can calculate by calculating its area, then apply the formula. So first we have, if I have to calculate the value of IRMS, so now I will write द फंक्शन। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मैं लिखूंगा और क्योंकि मेरे को जो वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वो आपने 0 से लेके 1 तक टाइम इंटरवल, क्योंकि वेव तो ऐसे ही है। तो अगर मेरे को निकालनी है आई एवरेज, तो अगर मैं आई आरएमएस कैलकुलेट करता हूं तो आई आरएमएस विल बी इक्वल टू जो ये फंक्शन है आपके पास आई आरएमएस that will be equal to under the root of ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है f of t का होल स्क्वायर dt इंटेग्रल 0 to 1 डिवाइडेड बाई जो इसके इंटरवल है dt कर दो 0 to 1 dt। ये मेरे पास आ जाएगा इस फंक्शन का। अगर मैं फंक्शन आरएमएस निकालता हूं एफ ऑफ टी आरएमएस अगर मैं निकालता हूं, ये आ गया एफ ऑफ टी, ये फंक्शन है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आई हैव टू राइट दिस फंक्शन। तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, तो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है वो +2 से -2 तक है। अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूं और इक्वेशन लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो वो जो इक्वेशन बनती है मेरे पास, ये जो हमारे पास बना, ये बन गया फंक्शन f ऑफ t दैट विल बी इक्वल टू इस पूरी लाइन की जो स्लोप है 2 से लेके यहां तक वो आ गई 4t, क्योंकि ये टाइम यहां पर आपके पास है t, x की वैल्यू t है, प्लस c जो है वो -2 से स्टार्ट हुआ है तो -2। ये मेरा फंक्शन बन गया। दोबारा से फिर देख लो कि कैसे आपने फंक्शन को लिखना है। तो जो फंक्शन बनेगा वो इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस या टेंजेंट थीटा लेके भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन दैट थिंग, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आपके पास यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, इसका टेंजेंट थीटा निकाल के वो स्लोप आ गई, ये फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन बना। तो अब सॉल्व करना इजी हो गया कि एफ ऑफ टी अगर मैंने आरएमएस कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा ये सारे का इंटीग्रेशन, इसका 0 से लेके 1 4t -2 का होल स्क्वायर dt, नीचे आ जाएगा इंटेग्रल 0 to 1 dt, 0 to 1 dt। अब ये कैलकुलेशन करनी आसान है। कैसे आसान है, इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सबको मालूम है, या तो पहले मैं इंटीग्रल निकाल लेता हूं, 0 to 1 4t - 2 की पावर 2 dt। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 4t - 2 3/3 dy by dt of 4t - 2 0 to 1, 0 to 1, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4, दैट विल बी 4t - 2 डिवाइडेड बाई 3, इसकी डिफरेंशिएशन की, वो आ गया 4, एक बार 1 और एक बार 0। इसको कैलकुलेट करो, ये आ गया आपके पास 4 - 2 1/12 तो बाहर ही है, इसमें से फिर माइनस का साइन, एक बार 0 -2, ये आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट किया 1/12 और 4 - 2। हाँ जी, क्यूब भी है, क्या कह रहा है? क्यूब भी है, क्यूब भी है, हाँ ऊपर क्यूब भी है, ऊपर क्यूब भी है, ये क्यूब भी है, ये क्यूब भी है, ये क्यूब भी है। तो ये आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, और इसे पुट कर दो। हाँ जी, क्या आया ये आ गया सारा कैलकुलेट करके 4/3, क्योंकि ये 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 का 4/3। तो आपके पास इसमें पुट कर दिया 0 to 1 dt का, तो 1 ही आ जाएगा। तो जब आपने इसे पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू f of t RMS, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, 8 + 8 16, 16/4 12, आपके पास 4/3 आ गया। तो 4/3 ये डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रल t 0 to 1 1, जरूरत नहीं है। तो जो आंसर आया, दैट विल बी इक्वल टू f of t RMS 2√3, ये आ गया। इसी तरह से अगर अब आपने आई एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। एवरेज अगर आप निकालते हो टोटल, तो एफ ऑफ एवरेज उसी क्वेश्चन में वो है 0 to 1 फंक्शन एफ ऑफ टी dt, नीचे 0 to t एफ ऑफ टी की जगह आ जाएगा ओनली dt। तो यहां पर तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फंक्शन जो हमने अभी निकाला था वो था 4t - 2 dt, इसकी इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइडेड बाई 0 to 1 dt f of average, that will comes out to be 0। उसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार 1 पुट कर दोगे, ठीक है ना, आपके पास ये तो सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि 4t है तो 2 0 ही है। तो एक बार 1 और एक बार 0 अगर आप पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर। वैसे भी पता है, अगर आप इसको नहीं भी कैलकुलेट करते हो तो आपको बताया था मैंने कि वो पूरी की पूरी साटूथ वेव है, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये वेव है। ये जो वेव है ये 0 से लेके 1 तक है। इसका एक इंटरवल ऊपर पॉजिटिव है,
नीचे नेगेटिव है, तो ऊपर वाला पोर्शन का एरिया, नीचे वाले पोर्शन का एरिया मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। तो कंप्लीट साइकिल पर इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वैल्यू तो इसकी 0 आ गई, एवरेज वैल्यू इसकी 0 आ गई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है टू साइनोसाइडल वेव्स, आपके पास दो वेव्स दी हैं एज शोन फिगर, ये फिगर आपके पास दी हुई है, एक M वेव है और एक N वेव है। इसको ध्यान से देखिए, अगर हम, आपके पास दो वेव्स हैं, एक M है दूसरी N है। कहता व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेजेस। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसकी आपने फेज रिलेशनशिप निकालना है। तो बेटा फेज रिलेशनशिप तो बड़े आराम से निकल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि जो वेव है उसका टाइम पीरियड जो है एक वेव का वो है 0.4। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखते हो, ये क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले का जो टाइम पीरियड है, जो t की वैल्यू है हमारे पास, वो तो है 0.4 टाइम पीरियड। इस पे अगर हम देखें 0.4, उसको अगर आप डिवाइड कर दो 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आपको दिखाई दे रही है ये जो n वेव है, ये n वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, वो -π/2 से स्टार्ट हो रही है। तो -π/2 का मतलब हो गया कि अगर आप इसको चेक करते हो तो आपके पास जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो फेज डिफरेंस π/2 का है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, कि एक वेव है ऐसे, वो ऐसे चल रही है, यूं चल रही है, और दूसरी वेव इसके पीछे चल रही है, हमारे पास दिया हुआ है, वो है ऐसे चल रही है, यूं जहां पर ये कटता है उसके साथ साथ ऐसे चलती है ऐसे। अब ये जो वेव है इसके पास 0.4 है, ये हमारे पास है वेव वोल्टेज वर्सेस टाइम में। तो जो टाइम पीरियड है हमारा वो तो है 0.4, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 अपॉन टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.4। इसको आप डिवाइड कर दो 0.4 से, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे वो आ जाएगी 2.5। तो 2.5 हर्ट्ज आ गया आंसर एक। और दूसरा वो कहता है कि व्हाट इज द फेज, अगर ये n है और दूसरी वाली m है, ये m है और ये n है, तो n वेव इज -π/2, उससे पीछे है। ये हमारे पास n π/2 हमारे से पीछे है। और अगर आपने इसको और तरीके से करना है तो ये जहां पर कट रही है, ये कट रही है आपके पास 0.1 पे, ये आपके पास है 0.2, ये 0.1 पे। तो फेज अगर आप निकालोगे तो 0.1, टोटल हमारे पास है 0.4 इंटू 2π। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि भी अगर टोटल वेव, अगर 2π वेव है, ठीक है ना, 0.4 2π के लिए है, एक जो है वो 2π/0.4 आ गया, और 0.1 के लिए कितना फेज होगा, क्योंकि 0.1 कट रही है हमारे पास नीचे, उसके लिए कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लो, तब भी π/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट का। असाइनमेंट आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं थर्ड क्या कहता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द करंट इन a given circuit is given by this, find the average value of the current from the time t is equal to 1, 0 to 1। ये तो बड़ा आराम से हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो सीधा फार्मूला लगाना है। क्या दी हुई वैल्यू, इसको नोट कर लो, इस पे भी वही आप इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा के, ये तो सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे जने कर सकते हैं बड़े सिंपल मैनर में। तो क्या क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लो। कहता I इज इक्वल टू, ये दिया हुआ वैल्यू आपके पास। तो अगर हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन है अब हमारे पास
देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, I इक्वल टू 2 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल सा कर सकते हो कि इंटीग्रल 0 to 1 आई डी टी आपके पास आ गया 2 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 4 डी टी, और नीचे आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 डी टी विच इज 1 ही आ जाएगा। दैट इज आई एवरेज। इसको सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। साइन का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो। साइन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 0 होती है, तो एक बार टी की वैल्यू ये पुट करोगे जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे। बस ये ध्यान रखना कि जब आप इंटीग्रल करते हो साइन का पाई टी प्लस पाई बाई 4 डी टी, तो ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो साइन का आ जाएगा माइनस कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4 डी वाई बाई डी टी ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 4, और उसकी वैल्यू अगर आप 0 to 1 निकालते हो तो ये 0 to 1, तो पाई टी का पाई आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लो। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बार 1 पुट कर दो, इसका टी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो है 4 बाई पाई। नोट इट डाउन, इसका जो आंसर है वो है 4 बाई पाई। तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, किसके लिए निकालनी है? आपके पास दिया हुआ फंक्शन I इज इक्वल टू 2 साइन पाई टी प्लस 2 कॉस 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू, कि आपने इफेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आप इसकी इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इंटीग्रेशन वाला करते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो अब हम करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू बाय यूजिंग फेज डायग्राम। तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। ये मेथड सिंपल मेथड है और इस मेथड से आपके पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फेजर डायग्राम बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या क्वेश्चन है? मेरे पास जो क्वेश्चन है वो असाइनमेंट आपको दी हुई है, ये असाइनमेंट आपके उसमें डाली हुई थी ग्रुप में। क्या कहता है हमारे पास? करंट जो है आपके पास I वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इस करंट की वैल्यू जो है वो है 2 साइन 100 पाई टी प्लस 2 कॉस 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है? हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव को कहते हैं हम लोग वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल को बोलते हैं IRMS।
अब दो तरीके हैं, या तो आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए जो आई होता है वो होता है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो आप इस वाली इक्वेशन को ऐसे बना लो, ऐसे बनाने के बाद आई मीन का आई आरएमएस या इफेक्टिव, और आई आरएमएस का फार्मूला लिख दो आई नॉट बाई रूट टू। एक मेथड ये है, दिस इज योर मेथड नंबर वन। दूसरा मेथड क्या है कि पहले आई स्क्वायर dt इंटरवल निकालो, फिर इसके लिए भी dt के लिए, और इसका अंडर रूट ले लो, दैट विल गिव यू आई आरएमएस। ये है पहला फार्मूला, ये है दूसरा फार्मूला। ये दोनों फार्मूले तो मैंने आपको समझा दिए, लेकिन अगर आपने जल्दी कैलकुलेशंस करनी है और आप चाहते हो कि मैं जल्दी कैलकुलेशन करूं और मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो आप क्या करोगे कि फेज डायग्राम बनाओगे। फेज डायग्राम के लिए क्या करेंगे कि जो फेज डायग्राम होती है बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन है करंट की या वोल्टेज की इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेजर एंड ए वेक्टर? वेक्टर की तो डायरेक्शन फिक्स होती है कि जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं, वो तो किसी एंगल पर है। अगर मैं यहाँ पर एंगल देखता हूँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इसकी एंगल देखता हूँ तो आपके पास ये ओमेगा टी है, ये एंगल है इसका, ये वाला इसका एंगल है, ये एंगल है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखता हूं, इसमें भी ये एंगल है लेकिन वो 30 डिग्री आगे है, बट ये कॉस है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ये भी एंगल ही है हमारे पास, ये थीटा वन एंगल आ गया, ये थीटा टू एंगल आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आई विल बी इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी, तो ठीक है। और अगर मैंने इसको साइन लिखना है तो मैं cos 180 माइनस 180 में से अगर माइनस कर दूं तो वो साइन बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 पाई टी प्लस 120 प्लस 120, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। आपके पास लिख सकता हूं भाई ऐसे, बोलो। हाँ जी मोहित, मोहित लिख सकता हूं? अभिमत लिख सकता हूं ऐसे? अभिमत आवाज नहीं आ रही? भानवी, किसी को आवाज नहीं आ रही? यस सर। लिख सकते हैं इसको ऐसे? यस सर। लिख सकते हैं ना? जी ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो, अब आपने फेज डायग्राम बनानी है, तो अगर आपने फेज डायग्राम बनानी है तो हमने क्या किया कि ये एक्सिस ये हमारे पास ले लिया, एक हमारे पास एंगल पर, ये जो है करंट, ये 100 पाई टी है, तो एक वेक्टर बना लिया फेज एंगल ये वाला, ये जो एंगल है वो 100 पाई टी पे है, और दूसरे वाला जो है इसकी जो वैल्यू है, इस वाले फेजर की जो लेंथ है वो 2 है हमारे पास, ये 2 है, और जो दूसरा है हमारे पास सेकेंड वाला वो है 120 पे। इसका मतलब 100 पाई टी में से 120 ऐड किया तो वो यहां पर कहीं पर लाई कर रहा है, और ये जो एंगल है ये जो है वो 120 है। तो अब ये 2 वेक्टर बन गए, ये भी 2 है, ये भी 2 आ गया। तो एक फेजर आपने ड्रॉ किया एट एन एंगल ऑफ 100 पाई टी, और दूसरा उसमें आपने 120 ऐड कर दिया, तो जो आपके पास इसका
जो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये भी पीक वैल्यू है ना, ये फर्स्ट पीक वैल्यू है, ये दूसरी पीक वैल्यू है, तो आई पीक वैल्यू नेट हमारे पास मीन पीक वैल्यू ये आ जाएगी, MIM ले लेते, ये हमारे पास आ गई IM। तो अगर हम देखें सिंपल मैथमेटिक्स का वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यू है, कहीं पर भी होगा, यहां पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये यहां पर कहीं पर होगा, ऐसे होगा, उस एक्सिस में ड्रॉ किया, या इस साइड पे होगा, तो ये आ गया IM। तो IM मेरे पास आ गया वेक्टर में, IM दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर कॉस 120 माइनस 2 का स्क्वायर, इससे कट गया, ये भी 2 स्क्वायर बन गया, इससे कैंसिल हो गया। तो IM वो आ गया दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो I वर्चुअल या इफेक्टिव या RMS, इसको हम लोग IM जो हमने इनका निकाला है, ये पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये हमारे पास। आई नॉट करना, आई नॉट कर दो, अगर आपको आई नॉट में प्रॉब्लम इसमें लगता है, एक ही बात है, तो आप उसको लिख दो, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 2। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी रूट 2। तो ये इसकी RMS वैल्यू है, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कि दोनों आप इसको इसकी फॉर्म में बना दो और उसके बाद सॉल्व कर दो, या फिर इसको आप ले लो, इसको सॉल्व करके जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हो, फिर एक फंक्शन बना लो जो मैंने आपको पहले बताया था, या फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दो। तो देयर आर 3 मेथड्स। चौथा हमारे पास एरिया वाला मेथड। तो 4 मेथड्स हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। तो फेज वाला मुझे सबसे आसान लगता है, इससे एक तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है पेपर में, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, चलिए हमारे पास है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो सारे बच्चे कर लेंगे, बड़ा आसान है। 5th क्वेश्चन कहता है RMS वैल्यू ऑफ एन AC इज इतने, इज 10 एम्पियर। RMS वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है और 10 एम्पियर आपके पास RMS वैल्यू है। फ्रॉम 0 टाइम निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे वेव को, कोई भी वेव जब हमारे पास होती है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, ये है 5th। वो ये कह रहा है RMS वैल्यू ऑफ AC, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और RMS वैल्यू भी दी है आपके पास AC की, RMS क्वेश्चन के हिसाब से दी है 10 एम्पियर, ये वैल्यू है। द टाइम टेकन बाय इट एंड अल्टरनेटिंग करंट टू 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो कि कोई भी वेव जब आपके पास चलती है, ये अगर करंट है और ये टाइम है, तो जो टाइम पीरियड उसका आपके पास आता है, वो आपके पास अगर ये t है यहां पर, तो ये आपके पास आ गया T/2। तो 0 से मैक्सिमम चलने के लिए उसके पास टाइम पीरियड है T/4। 0 से मैक्सिमम चलने के लिए टाइम पीरियड कितना है? T/4। तो आप उसने क्वेश्चन भी यही पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, या इसको आप फ्रीक्वेंसी कर दिया, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1/t दैट विल बी इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है आपको, और t इज इक्वल टू 1/50। t आ गया 1/50, यहां से t की वैल्यू आ गई 1/50, ये दिया है। अब उसने क्या पूछा है
उसने आपसे पूछा है कि भाई टाइम कितना लेगा, ये तो टाइम, तो आपके पास जो टाइम उसने पूछा है तो वो T/4 कर दिया टोटल टाइम, तो T/4 मस्ट बी इक्वल टू 1/50, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो इसका मतलब T विल बी इक्वल टू 1/4 अगर आप, तो इसका फोर्थ पोर्शन लोगे तो T इंप्लाइज दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 1/50। टाइम हमारे पास जो है ये वैल्यू है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/200, तो 1/200 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपने पीक वैल्यू निकालनी है तो पीक वैल्यू का फार्मूला होता है I0 = IRMS √2, तो I0 = 10√2। तो एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा तो उसने पूछा था, टाइम पूछा उसने, कहता कितने टाइम के बाद, ये टाइम पूछा है हमारे पास, तो T/4 है, ठीक है कि नहीं, तो T/4 आपके पास आ जाएगा 1/4 ऑफ 1/50, 1/4 ऑफ 1/50, क्योंकि T की वैल्यू आपके पास आई 1/50, तो 1/50, तो T विल बी इक्वल टू T/4, T की वैल्यू है 1/50, पुट कर दिया 1/4 × 1/50, ये है टाइम, ये टाइम निकालना कि कितने टाइम पे वो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो +1 वाला क्वेश्चन ही है। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय इतने इज 10 वोल्ट, पीक वैल्यू आपके पास दी हुई है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एट टाइम t is equal to 1/600 सेकेंड, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब आपने इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस निकालनी है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास दी हुई है E = E0 cos of ωt, और लेकिन उसमें पीक वैल्यू आपके पास दी हुई है 10 वोल्ट। तो बस ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास E है E0 cos of ωt, इसमें मुझको E0 दिया हुआ क्वेश्चन में, वो दिया हुआ 10, इसको मैं लिख सकता हूं E = 10 cos 2πft, आपके पास ओमेगा की वैल्यू आपने लिख दी, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है, तो 10 cos of 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1/600, 1/600 आपने पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया, ये कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो ये आ गया 10 cos π/6, 10 cos π/6, 10√3/2, 5/√3 आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया 5/√3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है ये 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 फिर आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना आसान है, कहता है एन AC इज गिवन बाय द फंक्शन I = I1 एंड I2, द RMS वैल्यू इज गिवन बाय, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7th क्वेश्चन भी हम, जो मैंने आपको मेथड बताया, सिंपल सा मेथड, उससे कर सकते हैं। आपके पास दिया I 7 क्वेश्चन, I =
I1 cos of ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके हैं करने के इसके। एक तरीका तो क्या है, इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इंटीग्रेशन 0 to t या आई स्क्वायर पहले लेंगे। देखो मेथड नंबर 1 क्या है, जो बुक्स में जनरली मेथड है वो इसका स्क्वायर करता है, तो स्क्वायर करेगा cos स्क्वायर फिर प्लस 2 I1 I2, क्योंकि जब हम लेंगे ना, अगर हम इसको करेंगे, इसकी आपके पास आ जाएगा वो आई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई आई dt इंटीग्रेशन 0 to t 0 to टाइम पीरियड t, फिर इसका अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू आई आर एम एस। इसको कैलकुलेट करो, पहले इसका करो, इसका स्क्वायर करो, फिर इसको सॉल्व करो। लेकिन मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, फेज डायग्राम से सॉल्व करना मिनट का काम है। इस वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं, अगर मैंने इसको लिखना है वो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन दैट इज आई इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्रणव लिख सकते हैं ऐसे, प्रणव प्रणव लिख सकते हैं ऐसे, मोहित मेरे को वीडियो विजिबल नहीं है, हाँ वीडियो नहीं दिख रही, क्या कह रहे, विजिबल क्या नहीं कह है, रहे, जीवन नहीं है, वीडियो नहीं दिख रही सर। क्या कह रहे, विजुअल दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, नहीं सर, बिल्कुल भी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता, चलो ठीक है देखता हूं, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें, फेज बना लो उसी तरह से जैसे आपने पहले फेज बनाया था, फेज बना लिया, डायग्राम बना ली, तो ये आपके पास है ऐसे, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया एक I1, दिस एंगल इज ओमेगा टी, और दूसरी जो एंगल है आपके पास इसकी वैल्यू I1 है, और जो सेकंड है आपके पास वेव, सेकंड फेज बनाया फेजर, ये इसका एम्पलीट्यूड है I2, और ये जो एंगल है दोनों के बीच में वो है पाई बाई 2, और यहां पर आपके पास आ जाएगी, उसको आपने पीक वैल्यू दे दी, लेट इट बी इक्वल टू I नॉट। तो जो I नॉट आया वो आया अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस I1 I2 कॉस ऑफ एंगल पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपके पास आ गया I नॉट अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए RMS, तो RMS विल बी इक्वल टू I नॉट बाई √2, √2 इसके अंदर चला गया, तो सीधा ही आंसर आ गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना, और कल फिर मेरे पास लेके आना अगर कोई डाउट्स होते हैं, तो इतने करेंगे, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.